राधे राधे सभी को। सो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं आईबी का ACIO ग्रेड सेकंड एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम से रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन जो हैं 20 फरवरी 2021 के एग्ज़ाम से लिए हैं, थर्ड शिफ्ट से। इससे पहले मैंने 2 शिफ्ट के वीडियो में के डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। और साथ में आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको आईबी के नाम से रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और एक आप आइडिया लगा सकते हैं जो रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं वो किस टाइप के रहते हैं आईबी के अंदर, और आप किस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करें ताकि आप 20 में से 20 क्वेश्चन ठीक करके आएँ और इस बारी का सिलेक्शन अपना पक्का करके जाएँ। ठीक है। सो यहाँ पे मैं भी सॉल्यूशन कराऊंगा, किस तरीके से आपको क्वेश्चन उठाना है, कैसे सॉल्व करना है कम से कम समय के अंदर, वो भी कराऊंगा। बाकी आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी है ताकि आप कम से कम समय के अंदर रीजनिंग के विद एक्यूरेसी के साथ पूरे क्वेश्चन ठीक करके आए। ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच रहे हम जो भी नई अपडेट डालते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन में फर्स्ट है और इसके अंदर आपको विषम आकृति बतानी है। इन चारों में से कौन सी आकृति विषम होगी वो आपको बताना है, क्या लॉजिक होगा उसको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करना है। तो अगर आप 3 आकृतियां देखोगे, ये वाली दूसरी तीसरी चौथी, तो इसके अंदर जो अक्षरों को ना किस प्रकार से व्यवस्थित किया हुआ है, यहाँ पे देखो HAB को देखो, यहाँ पे ये तीनों साथ में समानांतर है। उसी प्रकार से थर्ड वाले के अंदर PKQ तीनों समानांतर एक साथ है। उसी प्रकार से फोर्थ वाले के अंदर RPK ये तीनों समानांतर हैं। तो आपको यहाँ पे भी तीनों समानांतर दिख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप ये 2 को देखते हो ना, इनके बीच में एक गैप होना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। ठीक है। तो आपको लॉजिकली चीज़ों को समझना पड़ेगा कि क्यों उसके अंदर वो विषम है, क्या कारण है, उसके बिहाफ पे आपको आंसर करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आप एक नज़र में देखोगे ध्यानपूर्वक तो 10 सेकंड के अंदर आपको दिख जाएगा कि पहले वाला आंसर होने वाला है इसका। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है और ये क्वेश्चन जो है मिसिंग नंबर से आया हुआ है। पहले आप खुद ट्राई कर लेना, अपना लॉजिक लगा लेना, कितने सेकंड में लग रहा है आपसे वो देख लेना। बाकी देखो इसका जो राइट आंसर देखो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने करा क्या है, यहाँ पे इन्होंने एक कॉमन नंबर लिया है 1, और इस 1 को क्या कर रहे हैं ये 6 माइनस 1 और 5 माइनस 1। ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, 6 में से एक जाएगा तो 5, और 5 में से एक जाएगा 4। ठीक है। इन दोनों का करा मल्टीप्लाई तो हमें मिला है 20। इस प्रकार से हमें यहाँ 20 मिल रहा है। तो यहाँ पे कॉमन नंबर लिया गया है 1, और उस 1 को 5 और 6 में से माइनस कर रहे हैं, और फिर जो भी हमारे पास शेष आ रहा है उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से 3 में से हम 1 माइनस करेंगे और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 6, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर क्या बन रहा है, 12 बन रहा है। तो आपको लॉजिकली सोचना है। अगर इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर क्रैक कर रहे हो तो आपकी रीजनिंग बहुत बढ़िया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में थर्ड है और इस क्वेश्चन में आपको उन अक्षरों को चुनना है जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। और वो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कैसे आएगा, जब आपको राइट लॉजिक पता होगा इसका। तो इसका जो राइट लॉजिक क्या है, यहाँ पे हमें दे रखा है ABC, इसका संबंध है HGF के साथ। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे जो लेटरों का इंक्रीजमेंट हो रहा है ना, वो हो रहा है प्राइम नंबर के हिसाब से। अगर मैं A से H तक जाता हूँ तो 7 लेटर ऐड करने पड़ेंगे। उसी प्रकार B से G तक जाता हूँ तो 5 लेटर ऐड करने पड़ेंगे। उसी प्रकार C से F तक जाता हूँ तो 3 लेटर ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे प्राइम नंबर का सीक्वेंस चल रहा है 7 5 3, ये प्राइम नंबर्स होते हैं और इनका सीक्वेंस चल रहा है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो EDC बनेगा। तो अगर आप इसको चेक करोगे XYZ के अकॉर्डिंग तो आपको जो राइट आंसर क्या मिलेगा, EDC। ठीक है। तो आपको ये लॉजिक लगाना है, इसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में फोर्थ है और ये क्वेश्चन जो आपका वेन डायग्राम से आया हुआ है, और एक क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी आपके एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से। तो आपको प्रैक्टिस करके रखनी है। देखो कैसे करना है क्वेश्चन। यहाँ पे हमें कथन दे दिए गए, हम अपना डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, निष्कर्ष पढ़ते हुए आंसर करेंगे। देखो कथन क्या बोल रहा है, पहले वाला सभी पैरेट डक हैं। ठीक है। सभी पैरेट, पैरेट को हम P लिख लेते हैं। सभी पैरेट क्या हैं, डक हैं। सभी पैरेट डक हैं, डक को D से लिख लेते हैं। सेकंड वाला कथन क्या बोल रहा है,
कोई डक काइट नहीं है, कोई डक काइट नहीं है, ठीक है, कोई डक जो है काइट नहीं है, इनमें कोई संबंध नहीं है। थर्ड वाला कथन पढ़ लो, सभी फैल्कन काइट हैं, सभी फैल्कन जो है काइट हैं, ठीक है, यानी कि जो फैल्कन जो है ना वो काइट के अंदर चली जाएंगी, कुछ इस प्रकार से इसको हम लिख लेंगे एफ, ठीक है, ये बनेगा। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पढ़ लो ध्यानपूर्वक, कुछ फैल्कन पैरेट हैं, कोई संबंध दे रखा है हमें फैल्कन और पैरेट के बीच में, कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में ना, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए पहले वाला निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, वो हमारा कट जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला पढ़ लो, कोई काइट पैरेट नहीं है, कोई भी काइट पैरेट नहीं है, सही बात है, ना ही कथन में कुछ बोला गया ऐसा, और इसके हिसाब से देखा जाए निष्कर्ष सेकंड वाला अनुसरण करेगा, क्योंकि कोई भी काइट पैरेट नहीं है और ना ही कोई पैरेट काइट है, तो दूसरे वाला निष्कर्ष जो हमारा अनुसरण कर जाएगा। तीसरे वाला पढ़ लो, कोई पैरेट फैल्कन नहीं है, अगर आप देखोगे फैल्कन को देख लो और पैरेट को देख लो, इनमें कोई संबंध दिख रहा है, कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए थर्ड वाला निष्कर्ष भी हमारा अनुसरण कर जाएगा, ये भी सत्य है। फोर्थ वाला पढ़ लो, कुछ काइट पैरेट हैं, कुछ काइट पैरेट हैं, अगर देखोगे कुछ काइट पैरेट है, नहीं, कोई भी काइट पैरेट नहीं है और ना ही कोई पैरेट काइट है, तो इस प्रकार से फोर्थ वाला निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा और वो असत्य हो जाएगा, तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा, निष्कर्ष दूसरा और तीसरा अनुसरण करेगा, वो सत्य होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट है। तो आप ध्यानपूर्वक अपना डायग्राम बना लेना और उसके हिसाब से अपना निष्कर्ष पढ़ते हुए आंसर करना है। 30 से 40 सेकंड लगने चाहिए, आपका बस फोकस एग्जाम के ऊपर होना चाहिए, बस और कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में फिफ्थ है और इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको लंबाई के हिसाब से क्रम व्यवस्थित करना है, तो हार्डली 30 सेकंड लगने चाहिए, बस आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विमल जो है विक्रम से छोटा और राकेश से लंबा है, ठीक है। अगर हम बात करें विमल जो है, इसको हम सेंटर में मान लें, तो विक्रम से छोटा, ठीक है, यानी कि विक्रम इसके ऊपर आ जाएगा, विक्रम से छोटा और राकेश से लंबा है, राकेश इसके नीचे चला जाएगा विमल के, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, रवि जो है विनय से छोटा विक्रम से लंबा है, जो रवि है ना वो विक्रम से तो लंबा है, यानी कि इसके ऊपर आ जाएगा रवि, और विनय से छोटा है विनय, ठीक है। बोला गया क्वेश्चन, तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तीसरा विक्रम है सबसे लंबा व्यक्ति, और इसका राइट आंसर क्या है, विक्रम ही है। तो हार्डली 30 सेकंड लगने चाहिए। रीजनिंग का पेपर जो रहेगा वो इजी रहेगा, टफ नहीं रहेगा। 20 क्वेश्चन जो आएंगे ना, इसमें से जिसने 6 महीने तक रीजनिंग पढ़ ली होगी तो वो आराम से 18 नंबर तक 18 क्वेश्चन ठीक कर लेगा, ठीक है। तो आपको भी कुछ इसी प्रकार से करके चलना है, आराम से पेपर हो जाएगा, टफ नहीं होने वाला रीजनिंग का। तो आपका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है और इस क्वेश्चन में आपको उस संख्या समूह का चयन करना है जो बाकी 3 से विषम हो, ऑड हो। आपको अपना लॉजिक, अपनी तार्किक क्षमता के आधार पर यह आंसर करना है। तो आपको पहले देखना है कि कौन सा लॉजिक यहाँ सही बैठेगा, उसके आधार पर आंसर करना है। अगर आपसे ना हो तो आप मेरा सोल्यूशन देख सकते हो, पहले आप खुद से ट्राई कर लेना, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन टफ है ये। तो देखो कैसे करने वाला क्वेश्चन। अगर हम बात करें पहले वाले ऑप्शन की, तो यहाँ पे हमें 3 संख्या दे रखी है, 11, 15, 23। तो उन्होंने क्या करा है, 11 और 15 को करा है इन्होंने प्लस, ये कितना हो जाएगा 26। इन्होंने डिवाइड करा है 2 से। हाँ, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो भागफल बचेगा वो कितना आएगा, वो आएगा 13, ठीक है। और फिर इस 13 के अंदर 10 को प्लस करा तो कितना बना 23। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने 2 नंबर लिए हैं ऐसे, एक लिया है 2 और एक लिया है 10। 2 को पहले करेंगे डिवाइड, फिर 10 से करेंगे प्लस, उसके आधार पे ये आंसर आ रखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिकली वाइज थोड़ा देखोगे आप तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि 2 नंबर को सोचना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि टाइम कम रहता है, तो उसके आधार पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल तो है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है और इस क्वेश्चन में आपको एक घन बनाना है। यहाँ पे आपको ये खोल के दे दिया गया है, आपको बताना चारों में से कौन सा घन बन सकता है इसमें से। तो इजी क्वेश्चन होता है, देखो इसमें ध्यान क्या रखना है आपको। देखो सी का अपोजिट होगा ए, बी का अपोजिट होगा ई,
और डी का अपोजिट होगा एफ। बस आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि जो अपोजिट होते हैं हमेशा ये होते हैं इस प्रकार से, ये अपोजिट होते हैं और इसका अपोजिट एफ होगा। अगर आपको ये ध्यान में रखोगे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो अगर आप पहले वाला देखते हो, पहला आंसर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बी का अपोजिट ई होगा, तो वो कभी भी इस तरीके से फलक पे नहीं आ सकते हैं, तो यानी कि ये नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर सेकंड क्यों हुआ है, क्योंकि ये तीनों ही एकदम सही तरीके से दिए गए हैं और यहाँ पे कोई भी अपोजिट उसके साथ में फ्लग पे नहीं आ रहा है, तो इसके आधार पे ये आंसर सेकंड बना है। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो अपोजिट होंगे ना वो उसके एकदम इस प्रकार से नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सेकंड है। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन तो आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है और ये क्वेश्चन भी क्रम व्यवस्था से आया हुआ है। अभी हमने करा था ना 5वां क्वेश्चन, कुछ उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, तो आप कर लेना और ध्यानपूर्वक पढ़ लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है और आप देख सकते हो किस टाइप का क्वेश्चन है ये। और इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे आपको एक आकृति दे देंगी और बोल देंगे सम चतुर्भुज लेखक को दर्शा रहा है, यानी कि ये क्या है, ऑथर्स को बता रहा है। और वृत्त जो है कवियों को दर्शा रहा है, जो वृत्त है वो कवियों को यानी कि पोइट को दर्शा रहा है। और त्रिभुज जो है अभिनेताओं को दर्शा रहा है, यानी कि एक्टर्स को बता रहा है। तो आपको बताना है अक्षरों का कौन सा समूह उन कवियों को दर्शाता है जो ना तो अभिनेता हैं और ना ही लेखक हैं। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे वो ऐसे कौन से पोइट हैं जो ना ही अभिनेता हो, एक्टर हो और ना ही ऑथर हो। तो आप देख लो, अगर मैं इसको पूरा कलर कर दूं, ये पूरा कलर कर दूं, सर्कल में है क्योंकि सर्कल में सिर्फ पॉइंट है, तो इसको भर दूं और इसको भर दूं, तो वो क्या दिखेगा, कौन सा जो लेटर दिख रहा है आपको, सिर्फ एक ही लेटर दिख रहा है, वो है ए, इसलिए इसका राइट आंसर ए है। तो इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है टफ क्वेश्चन है ये, तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है मात्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये क्वेश्चन जो है दर्पण से आया हुआ है। यहाँ पे अगर कोई दर्पण रख देते हैं तो किस प्रकार की आकृति सेट दिखेगी, तो इजी क्वेश्चन है, दर्पण से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है और इस क्वेश्चन में आपको गलत पद चयन करना है श्रृंखला में से। देखो कैसे करना है, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है वाला क्वेश्चन। यहाँ पे जो संबंध बना है वो कैसे बना हुआ है, डी का संबंध है एच के साथ, एच का संबंध है एल के साथ, एल का संबंध है पी के साथ और पी का संबंध है टी के साथ, ठीक है। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली, अगर हम डी में 4 लेटर ऐड कर दें तो हमें एच मिल जाएगा। कैसे, देखो डी छोड़ेंगे, ई छोड़ेंगे, एफ छोड़ेंगे, जी छोड़ेंगे तो हमें एच मिल जाएगा। उसी प्रकार 4 लेटर एच में ऐड करेंगे तो एल मिल जाएगा, एल में 4 लेटर ऐड करेंगे पी मिल जाएगा और पी में 4 लेटर ऐड करेंगे तो टी मिल जाएगा। अब आगे चेक कर लेते हैं इसी श्रृंखला में, डब्ल्यू का संबंध है यू के साथ, यू का संबंध है एस के साथ, एस का संबंध है क्यू के साथ और क्यू का संबंध है ओ के साथ। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो लेटर का इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीजमेंट हो रहा है, यानी कि डब्ल्यू में से अगर मैं 2 लेटर पीछे जाऊँ तो मुझे यू मिल जाएगा, यानी कि डब्ल्यू और यू को छोड़ूंगा तो यू मिल जाएगा। यू में से 2 लेटर पीछे जाऊँगा यानी कि यू और टी को छोड़ूंगा तो एस मिल जाएगा, एस में से 2 लेटर पीछे जाऊँगा तो क्यू मिलेगा और क्यू में से 2 लेटर पीछे जाऊँगा तो ओ मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि क्यू छोड़ूंगा और पी छोड़ूंगा तो मुझे ओ मिल जाएगा। अब हम आगे चेक कर लेंगे, आई का संबंध है एम के साथ, ठीक है, एम का संबंध है क्यू के साथ, क्यू का संबंध है यू के साथ और यू का संबंध है एक्स के साथ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा ना वो पहले वाले में बनेगा, यानी कि 4 लेटर आगे। अगर आई में मैं 4 लेटर ऐड कर दूं यानी कि आई हो गया, फिर जे आता है, फिर के आता है, फिर एल आता है तो हमें एम मिल जाएगा। उसी प्रकार एम में मैं 4 लेटर ऐड करूँगा तो मुझे क्यू मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार क्यू में मैं 4 लेटर ऐड करूँगा तो मुझे यू मिल जाएगा, क्यू है, फिर आता है आर, फिर आता है एस, फिर आता है टी, तो फिर उसमें मुझे यू मिल जाएगा। अगर मैं यू के अंदर 4 लेटर ऐड करता हूँ तो क्या मुझे एक्स मिलेगा, देखो यू के बाद क्या आता है वी आता है, वी के बाद आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या आता है एक्स, और हमें चाहिए यहाँ पे वाई था, क्योंकि 4 लेटर छोड़ूंगा तभी तो मुझे वाई मिलेगा, पर इन्होंने क्या करा 3 लेटर छोड़ते ही एक्स ले लिया है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, टी ओ एक्स ओ, क्योंकि यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो फॉलो नहीं किया गया, वो ब्रेक कर दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर बना है। तो इसलिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये। आप ये सोचोगे कि मैं इसको 30-40 सेकंड में कर लूँगा, वो नहीं होगा, आपको इसको प्रॉपर तरीके से टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देके चलना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 12 है
और इस प्रकार क्वेश्चन जो है मैंने इससे पहले वाली शिफ्ट के अंदर भी कराया था, जो मैंने वीडियो डाली है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं, कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पे आपको लंबे पैराग्राफ दे देंगे और उस पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है और फिर अपवाद को लागू करते हुए आंसर करना होता है। तो ध्यानपूर्वक पढ़ना, आपको अपनी तार्किक बुद्धि के हिसाब से इसको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पढ़ लेना इसको ध्यानपूर्वक, फिर अपना जो भी आपको ठीक लगे आंसर कर सकते हैं उसमें देख के, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है और ये क्वेश्चन जो है आपका ब्लड रिलेशन से आया हुआ है और एक क्वेश्चन आने की संभावना हैगी, क्योंकि इससे पहले वाली शिफ्ट के अंदर भी हमने क्वेश्चन किए थे और इसके अंदर वैरायटी रहती है क्वेश्चनों में, तो आपको प्रैक्टिस करके रखनी है, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, कुछ करना नहीं रहता है। यहाँ पे आपको मैथमेटिकल चिन्ह को बदलना रहता है, जैसे कि बता दिया प्लस का मतलब पिता है, माइनस का मतलब बहन है, तो इनको बदलते हुए आपको बताना है कि के एन से किस प्रकार संबंधित होगी। तो आप यहाँ पे रिलेशन बना सकते हो और आराम से आंसर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत ईजी रहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखे हैं और वो आपको वीडियो फर्स्ट और सेकंड के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन जो है जनरली मैथ के अंदर देखने को मिलते हैं पर रीजनिंग में भी डाल रखे हैं, तो इसलिए थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप आराम से कर पाओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 55 है और लघुत्तम समावर्ती 110 है तो दो संख्या क्या हैं। तो आपको संख्या ज्ञात करनी है जिनका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्ती आपको ज्ञात है, आपको संख्या बतानी है। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ में होता क्या है बेसिकली, जो एचसीएफ होता है ना और एलसीएम, ये दोनों प्रोडक्ट होते हैं किसके, जो भी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको एलसीएम गिवन है और एचसीएफ गिवन है। तो ये किन के बराबर होंगे, ये उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होंगे। यानी कि अगर हम इनको गुणा कर दें तो हमें कितना मिलेगा, देखो कितना मिलेगा, 110 और 155, 110 और 55 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 6050, 6050 आएगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर होंगे, ये उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होंगे। तो आपको ऑप्शन में वो संख्या चेक करनी है जिनका गुणनफल किसके बराबर आए, इनके बराबर आए। तो वो संख्या कौन सी होंगी, वो 55 और 110 ही होंगी, जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर आ जाएंगी, 6050 के बराबर आ जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली इसमें अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना एलसीएम और एचसीएफ का, तो आप इस टाइप क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 15 है और ये क्वेश्चन जो है सिटिंग अरेंजमेंट से आया हुआ है, एक क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी आपके एग्जाम के अंदर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 लोग हैं जो केंद्र की तरफ मुख करके गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। हम एक गोलाकार मेज बना लेते हैं, ठीक है। और ये 6 के 6 लोग एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो हम एकदम सामने सामने बिठाएंगे सबको। आगे क्या बोल रहा है, वरुण जो है किशोर के दाएं ओर बैठा है, ठीक है। यहाँ अगर ये केंद्र है तो वरुण जो है किशोर के दाएं ओर बैठा है। अगर हम किशोर को यहाँ बिठाएं, किशोर को यहाँ बिठाएं तो किशोर का दाएं साइड होगा, तो वरुण कहाँ बैठेगा, तो वरुण इसके दाएं साइड बैठेगा इधर, ठीक है। आगे क्या बोला है, जो अतुल के सामने है, मतलब अतुल कहाँ है, किशोर के एकदम सामने बैठा हुआ है, तो अतुल कहाँ हो जाएगा, ये आ गया अतुल, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, स्वपन ना तो अक्षय के और ना ही हर्षित के बगल में है। तो स्वपन जो है अक्षय और हर्षित के बगल में नहीं बैठने वाला है, और जो ये अक्षय है ना वो आशय है। यहाँ पे थोड़ा नाम चेंज कर रखा है, कंफ्यूज मत होना, ये आशय ही है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। तो स्वपन जो है अक्षय और ना ही हर्षित के बगल में है और हर्षित वरुण के सामने है, ठीक है। वरुण यहाँ पे है तो हर्षित इसके सामने आ जाएगा, ये हर्षित है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्वपन कहाँ बैठेगा, स्वपन ना ही तो हर्षित के बगल में है और ना ही अक्षय के बगल में है, तो स्वपन के लिए जो पोजीशन है वो यहाँ पे आएगी, ये आएगा स्वपन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, आशय। आगे क्या बोल रहा है, हर्षित के दाएं और कौन है, अगर इनका मुख केंद्र की ओर है और हर्षित ये है, इसका दाएं कहाँ होगा, इसका दाएं साइड होगा, तो ये कौन है, हर्षित। हर्षित के बगल में कौन है, आशय। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, आशय, ठीक है। तो इजी रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट का, बस आपको प्रैक्टिस कर लेनी है और कोशिश करना है कि 40-50 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन कर दो आप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है और ये दर्पण से क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे कोई दर्पण रख दिया गया है और आपको बताना है सर कैसी इमेज दिखेगी।
थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि कन्फ्यूजिंग इमेज है, तो आपको ध्यानपूर्वक ऐसी इमेज को देखना है फिर आंसर करना है आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है और ये क्वेश्चन भी वेन डायग्राम से आया हुआ है, तो आप ये खुद से ट्राई कर लेना। अभी मैंने क्वेश्चन कराया था, ये दूसरा क्वेश्चन देखने को मिला एग्जाम के अंदर। तो वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन तो आना तय है, दो भी आ सकते हैं, तो इसलिए बहुत ईजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा, बस आराम से अपना डायग्राम बना लेना इसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है और यहाँ पे आपको मैथमेटिकल साइन दे दी गई हैं, आपको चेंज करना है अल्फ़ाबेट की जगह पे मैथमेटिकल साइन को और आंसर करना है। तो बहुत ईजी है, मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो लाइक थोड़ा टफ होंगे, जिनको लॉजिक थोड़ा टफ होगा। बाकी ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको यहाँ पे साइन चेंज करना है और अपनी बेसिक कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर करना है। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन दे सकते हो आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो और ये क्वेश्चन जो है आपका स्टेटमेंट बेस है। यहाँ पे आपको कथन दे देंगे और फिर तर्क दे देंगे, आपको कथन के हिसाब से कौन सा तर्क ज़्यादा मजबूत दिखता है वो आपको आंसर करना होता है। तो ये बहुत ईजी रहता है, बस आपको अपने लॉजिक के हिसाब से आंसर करना रहेगा इसको। तो आप देख लो, ये क्वेश्चन भी, ये मुझे भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है क्योंकि इससे पहले वाली शिफ्ट के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं था इस टाइप का, पर यहाँ पे देखने को मिला है क्वेश्चन। तो आपको प्रैक्टिस कर लेना, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करके रखनी है स्टेटमेंट से। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है और इस क्वेश्चन में आपको श्रृंखला पूरी करनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अक्षर समूह आएगा बताना है। देखो कैसे करना है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। देखो जी का संबंध है जे के साथ, जे का संबंध है एम के साथ, एम का संबंध है पी के साथ, तो पी के बाद कौन सा लेटर आएगा आपको बताना है। देखो यहाँ पे जो लेटर का इंक्रीजमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, अगर मैं जी में 3 लेटर ऐड करूँ तो जे पे पहुँच जाऊँगा, जे में 3 लेटर ऐड करूँ तो एम पे पहुँच जाऊँगा, एम में 3 लेटर ऐड करूँ तो पी पे पहुँच जाऊँगा, और तो पी में 3 लेटर ऐड करूँ तो क्या मिलेगा अगला लेटर, तो मेरा अगला लेटर क्या होगा, एस होगा। चेक कर लो ऑप्शन में कहाँ कहाँ ऐसे रखा है, तो फर्स्ट और सेकंड में दे रखा है, यानी कि थर्ड और फोर्थ आपके आंसर नहीं होंगे, दो एलिमिनेट हो जाएंगे। उसी प्रकार एक्स के बाद हम एक्स का संबंध जो है वो वी के साथ है, वी का संबंध टी के साथ है, टी का संबंध आर के साथ है, और आर के साथ कौन सा लेटर आएगा आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि हम पीछे चल रहे हैं, यानी कि अगर मैं एक्स में से 2 लेटर निकाल दूँ तो वी पे पहुँच जाऊँगा, वी से 2 लेटर निकाल दूँ तो टी पे पहुँच जाऊँगा, टी से 2 लेटर निकाल दूँ तो आर पे पहुँच जाऊँगा, यानी कि आर से 2 लेटर निकालूँ तो कहाँ पहुँच जाऊँगा, पी पे। चेक कर लो पी कहाँ दे रखा है, सेकंड वाले में दे रखा है, टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो एलिमिनेट भी करना चाहिए आपको ऑप्शंस को, ताकि आपका जल्द से जल्द क्वेश्चन हो सके। तो ये 20 क्वेश्चन थे और ये थर्ड शिफ्ट था। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 वीडियो करा दिए, आप उनको भी देखना, इसको भी देखना, तो आपको आइडिया मिल जाएगा रीजनिंग का क्या लेवल है और आप किस तरीके से रीजनिंग को प्रिपेयर करें ताकि आप मैक्सिमम नंबर लेके आ जाएं। क्योंकि 20 क्वेश्चन आने हैं, अगर आप 20 में से 18 या 19 स्कोर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर होगा। और इतना कर सकते हो क्योंकि इतना टफ पेपर नहीं बन रहा है रीजनिंग का कि आपको दिक्कत हो। वहीं पे अगर मैं बात करूँ जीएस की, क्योंकि मैं जीएस के भी क्वेश्चन डाल रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स, तो वो काफ़ी टफ है। वो वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, देख लेना। और वो सेशन काफ़ी टफ होने वाला है क्योंकि वो वन लाइनर जीएस नहीं है, वहाँ पे कई क्वेश्चन जो है 7 या 8 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको यूपीएससी के लेवल के मिलेंगे, लेंथी क्वेश्चन होंगे, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए जीएस इजी नहीं होने वाली है, तो आपको फोकस करना है इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर्स पे। ये 80 नंबर 80 क्वेश्चन होने वाले हैं, 80 नंबर के होने वाले हैं। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हो तो जीएस आपका ऑटोमेटिकली भी ठीक हो जाएगा। अगर आप 5-6 क्वेश्चन भी ठीक कराते हो, 7-8 भी ठीक कराते हो तो आपका ठीक हो जाएगा। तो आपको क्या फोकस रखना है, पहले रीजनिंग पे, मैथ पे, इंग्लिश पे और करंट अफेयर्स पे, ताकि आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सको। तो आप ऑटोमेटिकली ये पेपर फिर क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, यानी कि सेकेंड राउंड के लिए चले जाओगे। और आपको कंप्लीटली यहाँ से 3 वीडियो मिल जाएंगी, तीनों को देख लेना, आपको ऑफर भी मिल जाएगा। बाकी मैं और भी अभी वीडियो डाल दूंगा ताकि आपको कंप्लीट हेल्प मिल सके कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल को क्लिक करके रखना है, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।